सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। इससे पहले कि आज का हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रस्तुत करें, बहुजन नायक मानवर साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश की हम शुरुआत करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश मानवर साहब की जो वर्किंग रही पूरे जीवन की, उससे भी मैच करता हुआ विषय है। विषय से ही आप समझ जाएंगे। आज का जो विषय है, शासक समुदाय बनना ही हमारा लक्ष्य और आकांक्षा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 406 से 413 तक लंबा सा स्पीच बाबा साहब का है, लेकिन हम इसको दो भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज पहला भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। सामान्य साथियों, आज के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, बाबा साहब के इस स्पीच में, बाबा साहब महात्मा गांधी की यूं कहें कि जो सच्चाई है वो समाज के सामने रखते हैं। गोलमेज परिषद में क्या कुछ घटित होता है और क्या सच्चाई है महात्मा गांधी की, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जरूर आप देखेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश 24 सितंबर 1944 की शाम 4 बजे अस्पृश्यों की विशाल सार्वजनिक सभा होती है मद्रास इलाका शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तत्वावधान में मद्रास पार्क टाउन के मेमोरियल हॉल में। अध्यक्ष स्थान पर थे राव बहादुर एन शिवराज। इस सभा में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आए, तब सब लोग खड़े हुए तालियों से और जयघोष करते हुए उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्वागत किया। अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। इस सभा में डॉक्टर अंबेडकर को मद्रास और द्रविड़ वर्कर्स एसोसिएशन, जिन जिन संगठनों ने यहाँ पर बाबा साहब का स्वागत किया है, उनका हम नाम लेना जरूरी समझते हैं। साउथ इंडियन बुद्धिस्ट एसोसिएशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री स्टेशन बेंगलोर, मद्रास शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन, आंध्र प्रोविंशियल शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य संस्थाओं की ओर से मान पत्र देने का समारोह किया गया। एक युवक ने बाबा साहब को भगवान बुद्ध की सुंदर रंगीन तस्वीर अर्पण की। मान पत्र के लिए धन्यवाद देते हुए बाबा साहब ने इस सभा में भाषण दिया, जिसमें विरोधी पक्ष को गुस्सा दिलाने वाली कुछ पुरानी जानकारियां दी गई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, आइए पहला भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब कहते हैं, अध्यक्ष महाराज, भाइयों और बहनों, मद्रास शहर में आपने इतने बड़े पैमाने पर मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं पहले ही आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। इसी मद्रास शहर में एक बहुत बड़े व्यक्ति ने हाल ही में अपने भाषणों में 2 बार मेरे बारे में बहुत बुरे शब्दों का प्रयोग किया है। वह व्यक्ति है सांसद श्रीनिवास शास्त्री। भाषण की शुरुआत में ही मुझे उनको जवाब देना पड़ेगा। कुछ दिनों पूर्व तक जब पाकिस्तान के मसले ने शास्त्री को उलझन में नहीं डाला था, तब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परिषद में हिंदुस्तान के इकलौते प्रतिनिधि और भारतवर्ष की आत्मा के नाते महात्मा गांधी ही हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा उन्हें लगता था। जब एक बार उन्होंने कहा था कि जो भी हो, हिंदी जनता को इस बारे में एहतियात बरतना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय परिषद में हिस्सा नहीं ले पाए। उनके जैसे वरिष्ठ और पूजनीय व्यक्ति के मुंह में ऐसी भाषा सुनकर मुझे थोड़ा अचरज लगा। मेरा सार्वजनिक जीवन शास्त्री जी की तुलना में कम ही है और इस थोड़े से समय में मैंने उनके जितनी कीर्ति भी अर्जित नहीं की है। बाबा साहब कहते हैं, तो फिर मेरे छोटे से सार्वजनिक जीवन में मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया है कि जिसके कारण किसी अंतर्राष्ट्रीय परिषद में मुझे बैठा देखकर हिंदी जनता को शर्मिंदगी से गर्दन झुकानी पड़े। मैंने उस सिलसिले में अपने को काफ़ी खंगाला, आत्मसंशोधन किया। मैं यहाँ किसी को बुरा भला कहने या गाली गलौज करने के लिए खड़ा नहीं हूँ, वरना मैं शास्त्री जी को अंग्रेजों की गोद में बैठा कुत्ता जरूर और आसानी से कह देता।
उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेज सरकार की गोद में बैठकर गुजारी है, देश में अथवा देश से बाहर। अगर उन्होंने कुछ दुष्कीर्ति और बड़प्पन कमाया भी है तो केवल अंग्रेज सरकार ने उन्हें शोभा बढ़ाने के लिए आगे करने की कृपा दृष्टि रखी है। बाबा साहब कहते हैं, इसीलिए मैं नहीं कहना चाहता कि शास्त्री की बक बक सड़ी लाश पर बूढ़े कौए की कांव कांव की तरह है। ज़्यादातर कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, यही कि अस्पृश्य वर्ग देश के हित की राह का रोड़ा है। श्री गांधी नामदार शास्त्री, सर तेज बहादुर सप्रू और हिंदी राजनीति में पहली पंक्ति का सम्मान पाने वाले कई नेताओं के साथ मैं बैठा हूं। राष्ट्र हित की सोचने वालों को जो नहीं करना चाहिए ऐसी कई बातें उन्हें करते हुए मैंने देखा है। मुझे यकीन है कि केवल यकीन ही नहीं, मुझे इस बात का गर्व भी है कि जिस समय कोई सार्वजनिक सवाल गोलमेज परिषद के सामने चर्चा के लिए आया, उस वक्त उन देशभक्त माने गए लोगों की तुलना में मेरा बर्ताव कई गुना अच्छा और राष्ट्रहित वाला था। यहां बैठे कई लोगों को इस बात का पता नहीं होगा कि गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या किया। आप सभी यही मानते होंगे कि हम सब ने वहां बेहतरीन काम किया। क्या यही सच है? श्री गांधी ने क्या किया? 1931 में जब गांधी जी गोलमेज परिषद में गए तब उन्हें कांग्रेस ने आज्ञा दी थी कि वे संपूर्ण आज़ादी की ही मांग करें, उससे कम कुछ स्वीकार न करें। हिंदुस्तान के अन्य बड़े राजनीतिक भी उस मांग के आसपास नहीं पहुंचे थे, लेकिन गांधी जी ने जो किया वह बताने में मुझे दुख ही होता है। हालांकि हमेशा मुझ पर गोलमेज परिषद में संघ को फोड़ने का आरोप लगाया जाता है, इसलिए मुझे कुछ बातें बतानी पड़ेंगी। जाहिर है कि आज़ादी की मांग लेकर आने वाले गांधी हमसे कहीं आगे निकल जाएंगे, ऐसा ही सबका अंदाजा था। लेकिन अचरज की बात यह है कि हिंदुस्तान के दुर्भाग्य से इस बूढ़े को कुछ इस प्रकार घुमाया गया कि वह साइमन कमीशन की सिफारिशों पर ही संतुष्टि जाहिर करने लगा। जाहिर है कि इस कारण तत्कालीन भारत मंत्री सर सैमुअल होअर और सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को परिषद खत्म करने की जल्दी मची थी। उस वक्त हमने पार्लियामेंट के कंजर्वेटिव, लेबर और लिबरल इन तीन पार्टियों के एक आयोग का गठन किया था। पार्लियामेंट द्वारा साइमन कमीशन की सिफारिशें मानी जाए, उनसे आगे सोचा न जाए, इस बात को सर सैमुअल होअर ने इज्जत का मसला बना रखा था। गांधी की नीति उन्हें भगवान के आशीर्वाद समान लगी, इसलिए तुरंत वह कहने लगे कि हिंदुस्तान में गांधी से बड़ा और कोई नहीं है। और कौन है? सप्रू कौन है? और आंबेडकर किस झाड़ के पत्ते हैं? जिन्ना कौन है? प्रांतीय स्वायत्तता से अगर गांधी जी संतुष्ट हों तो परिषदों को बंद किया जाए और पार्लियामेंट तुरंत साइमन कमीशन की सिफारिशों के अनुसार कानून बना दे। तब बाबा साहब कहते हैं कि हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई, यानी कि जब साइमन कमीशन की सारी मांगों को, यहां पर गांधी जी का भी समर्थन था और साइमन कमीशन ने अपनी इज्जत का मसला बना लिया था, ऐसे में किसने आवाज बुलंद की? बाबा साहब कहते हैं हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई। हमने साफ साफ बताया कि हमें यह बिल्कुल मंजूर नहीं है, हम कभी ऐसी बातों में शामिल नहीं हो सकते। हमने इतना हल्ला मचाया कि आखिर ब्रिटिश मंत्रिमंडल को परिषद में शामिल प्रतिनिधियों की राय जानने के लिए एक छोटी कैबिनेट कमेटी नियुक्त करनी पड़ी। इस कमेटी के आगे बयान देने वालों में मैं भी शामिल था। इस कमेटी के अध्यक्ष थे लॉर्ड चांसलर और सदस्य थे मुख्य प्रधान और भारत मंत्री। गर्व के साथ मैं बताता हूं कि मैंने वहां यही बताया कि भारतीय पार्लियामेंट पीछे का रुख करे, यह अस्पृश्य वर्ग भी सह नहीं पाएगा। कोई कह सकता है कि मेरा यह कहना निंदनीय था? केंद्र सरकार को लोकाभिमुख करते समय अस्पृश्य वर्ग रोड़ा बना, ये कौन कह सकता है? उस समय गांधी रियासतदारों के आगे गिड़गिड़ाए, सीधे सीधे कहा कि रियासतदारों द्वारा प्रतिनिधियों के चुनने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। समूची गोलमेज परिषद में इस सवाल पर भिड़ने वाला प्रतिनिधि अकेला मैं ही था, बाबा साहब कहते हैं। तब शास्त्री जी कहां थे?
कहाँ छिपे थे, उनके बारे में कुछ मज़ेदार बातें मैं आपको बता सकता हूँ। हम सब फेडरेशन के खिलाफ थे। शुरू से जिस एक मुद्दे पर मैं डटा रहा वह ये था कि अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान की राजनीति को रियासतों की राजनीति से न जोड़े। इन दोनों को अलग होकर अब करीब 150 वर्ष बीत गए हैं, अर्थात हम एक ही हैं, हमारा भविष्य भी एक सा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बावजूद ये बात बाकी रह जाती है कि हम 150 वर्षों तक अलग राहों पर चले हैं। हमें मिली राजनीतिक शिक्षा में फर्क है। आग्रह के साथ अंग्रेज सरकार से मेरा यही कहना था कि हिंदुस्तान को अपनी विशिष्ट राह से चलकर ही आज़ादी पाने दें, उनके साथ हिंदी रियासतदारों को जोड़कर उनका भविष्य न उलझाएं। शास्त्री जी की भी यही राय थी, या कहिए कि वे इस षड्यंत्र में शामिल थे। हम 3 लोग ही ब्रिटिश हिंदुस्तान को सोने से जगाए हुए थे, न शास्त्री, सर नामदास शास्त्री, सर चिंतामणि और मैं, ये 3 लोग। मुझ जैसे लड़के से, शास्त्री जैसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति की ओर से लोग आदर से देखेंगे, उनका कहना गंभीरता से लेंगे, यही सोचकर हमने उन्हें हमारी तरफ से बोलने के लिए खड़ा किया। परिषद के सामने वह बोले भी। उससे पहले वाले दिन मैं और चिंतामणि उनसे मिले भी थे। उस वक्त भी उनकी राय निश्चित थी। 3 बजे किंग जेम्स पैलेस में शास्त्री जी बोलने वाले थे। हम वहाँ गए। आपको क्या लगता है कि वे वहाँ क्या बोले होंगे? मेरा और सर चिंतामणि का दिल बड़ा मजबूत था, वरना उस समय हम जो आघात झेल रहे थे उससे हमारा राम नाम सत्य हो जाता। श्री शास्त्री ने बताया कि वे फेडरेशन की ओर थे। वे मुझसे कह रहे थे कि मेरे दुराग्रह के कारण पूरी योजना को बिगाड़ रहा हूं, इसलिए मुझे चुप रहना चाहिए। गांधी अगर ईमानदार होते और हिंदी संस्थान की जनता के बारे में उन्हें सच्ची सहानुभूति होती तो रियासतदारों के जुल्मों से उन्हें छूट मिले। इस तरह वे बरतते। सबसे पहले वे इस बात पर अड़ जाते कि रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता को ही करना चाहिए। उल्टे गांधी ने कहा कि रियासतदारों द्वारा प्रतिनिधि चुने जाने के लिए उनकी मंजूरी है। एक बात मुझे आपको बतानी पड़ेगी कि गांधी को राजनीति बहुत कम समझ में आती है। ये विशेष बात है जो शायद इससे पहले आपने नहीं जाना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि गांधी जी को राजनीति की समझ बहुत कम है। उनको निंदा करने के उद्देश्य से मैं ये नहीं कह रहा, ना ही आपको तालियां बटोरने के लिए मैं कह रहा हूं। यही सच है, इसलिए आपको बता रहा हूं। पहली गोलमेज परिषद में मैं उपस्थित था, गांधी नहीं थे। बातचीत का ऊंच नीच मुझे पता था। मुझे तीव्रता से लग रहा था कि गांधी से उनके बोलने से पूर्व ये सारी अच्छी बुरी झूठी मूठी बातें पता चलनी चाहिए, तभी उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए इसका उन्हें पता चलेगा। दूसरी गोलमेज परिषद में गांधी जी थे, तब फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी पर मैं था, अस्पृश्यों का प्रतिनिधि था। तो जाहिर है कि मुझे अध्यक्ष बने लॉर्ड चांसलर के पड़ोस में बैठने को मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे आखिर में कहीं बिठा दिया गया था। पहले दिन गांधी के आने के बाद ही सभा को लेकर चर्चा निकल पड़ी। गांधी का राजनीति का ज्ञान वैसे ही कम था और वे पहली परिषद में उपस्थित भी नहीं थे। इन 2 बातों के कारण मुझे चिंता हो रही थी। सबसे पहले अगर मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं हालात के बारे में स्पष्टता से बोलूंगा, सभी बातें खोल कर बताऊंगा ताकि गांधी जी उन सभी बातों को समझें, ऐसी मुझे उम्मीद थी। मैं उत्कंठा से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इसलिए बुखार का बहाना बनाते हुए मैंने लॉर्ड चांसलर साहब से पहले बोलने की इजाज़त मांगी। उन्होंने गांधी जी से उनकी आपत्ति के बारे में पूछा। उदारता दिखाते हुए गांधी जी ने मुझे बोलने की इजाज़त दे दी। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लंबा हो रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब बाबा साहब को बोलने की इजाज़त मिली तो बाबा साहब क्या कुछ बोलते हैं हम कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का प्रश्न ये है कि आज लगातार गोलमेज सम्मेलन की बात हुई है, महात्मा गांधी की बात हुई है, बाबा साहब की बात हुई है।
अन्य भी महापुरुषों की बात हमने की है। तो आज का प्रश्न ये है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने जीवन में मात्र एक किताब लिखी। वो किताब कौन सी है जिसमें गोलमेज सम्मेलन को सम्मिलित किया गया? मेरे साथियों, लगभग आधा भाग गोलमेज सम्मेलन का है। तो हम जानना चाहते हैं कि वो किताब कौन सी है जो मान्यवर कांशीराम साहब ने लिखी है। आज के सुनहरे अवसर पर जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के उपलक्ष्य में, एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। यदि आप भी रिवर्स में मंगल कामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं तो जो प्रश्न हमने पूछा है उसका जवाब भी दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ही आप अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित कर सकते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब समाप्त करने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे इसके दूसरे भाग में नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।